जो बिंदु है नई शिक्षा नीति में, उन्हीं पर चर्चा करूंगा। देखिए, ये जो नई शिक्षा नीति है, इसमें 4 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है स्कूली शिक्षा, दूसरा है उच्चतर शिक्षा, ये 4 भाग हैं। तीसरा है अन्य केंद्रीय विचारणीय मुद्दे, और चौथा है क्रियान्वयन की रणनीति। इसमें जो पहला भाग है, उसी पहला भाग में, उस पहले भाग में आवाज जा रही है तो जी? जी सर, आ रही है। ओके ओके। आवाज आ रही है आपकी? उस पहले भाग में जो उपखंड 4.11 से लेकर 4.22, इसके बीच में एक शीर्षक है बहुभाषावाद और भाषा की शक्ति। इसी में भाषा संबंधी सारी बातें कही गई हैं। इसमें 4.11 में जो बात कही गई है, उसमें शिक्षा का माध्यम, पहली चीज यह है कि शिक्षा का माध्यम ये बताया गया है, ऑप्शन है। स्कूली शिक्षा जो होगी वो घर की भाषा, मातृभाषा, स्थानीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा, 4 विकल्प हैं। यानी हम शिक्षा का माध्यम बनाएंगे, इनमें इन्हीं चारों में से एक चुन सकते हैं। ये हमको सुविधा दी गई है। ये चारों है क्या क्या? घर की भाषा। अब मैं चाहता हूं हमारे साथ जो लोग बैठे हुए हैं, ये हिंदी के विद्यार्थी, हिंदी के शिक्षक, आमतौर पर गांव से उनका संबंध होता है, जो मैंने देखा है। अपने अपने गांव की, क्योंकि शहर की बात हम बहुत कम करते हैं, शहरों में अब हिंदी या बांग्ला माध्यम के स्कूल कलकत्ता में भी लगभग खत्म हो चुके हैं, बहुत कम बचे हुए हैं। शहरों में सब अंग्रेजी माध्यम बदल चुका है, तो गांव में ही थोड़ा बहुत बचा हुआ है। तो अगर हम अपने अपने गांव की भाषा चुनेंगे, खास तौर पर हिंदी क्षेत्र में, तो हम कौन सी भाषा चुनेंगे? आप अपने गांव के बारे में सोचिए कि वहां की भाषा, ये 4 ऑप्शन हैं: घर की भाषा, मातृभाषा, स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा। ये 4 ऑप्शन हैं। मैं चूंकि गोरखपुर का मूलतः हूं, अगर मैं गोरखपुर में अपने गांव की भाषा, अपने गांव में किसी स्कूल की भाषा का चयन करना हो मुझे, तो उसमें घर की भाषा मेरी भोजपुरी है, मातृभाषा वहां भी भोजपुरी कही जाएगी, स्थानीय भाषा जो वहां की स्थानीय भाषा वो भी भोजपुरी है, और क्षेत्रीय भाषा, क्षेत्र की भाषा, क्षेत्रीय भाषा वो भी भोजपुरी है। यानी ये चारों में हिंदी नहीं है कहीं। लेकिन पढ़ाई हमारे यहाँ अब तक हिंदी माध्यम से होती रही है, जिसको खड़ी बोली हिंदी कहते हैं। ये स्थिति पूरे हिंदी प्रदेशों की है। समूचे हिंदी प्रदेश जो 10 राज्य हैं, उन सब जगह अपने उनके घर की भाषा, मातृभाषा, स्थानीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा, ये कहीं भोजपुरी है, कहीं अवधी है, कहीं ब्रजी है, कहीं छत्तीसगढ़ी है, कहीं बुंदेलखंडी है, कहीं हरियाणवी है, कहीं मगही है, कहीं अंगिका है, यही सब है। लेकिन सारे क्षेत्रों में पढ़ाई हिंदी माध्यम से होती है। अब अगर इस माध्यम से हमें चयन करना हो, तो हमारे सामने धर्म संकट खड़ा हो जाएगा। क्योंकि जो लोग राजनीति करते हैं भाषाओं की, भोजपुरी की राजनीति वाले कहेंगे कि ये तो संविधान हमें इजाजत देता है नई शिक्षा नीति में कि आप भोजपुरी माध्यम से पढ़ाइए। यह हास्यास्पद बात इसलिए नहीं मैं मानता हूं कि अर्जुन राम मेघवाल जो हमारे मंत्री हैं, उन्होंने संसद में राजस्थानी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की थी। और जब उन्होंने मांग की, तो चूंकि आरटी एक्ट जो है, इसके पहले की सरकार ने जो लागू किया है शिक्षा के अधिकार का कानून, उसमें कहा गया है कि अपने हम मातृभाषाओं के माध्यम से शिक्षा देंगे, मुफ्त शिक्षा। उन्होंने संसद में प्रस्ताव रखा कि राजस्थानी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कीजिए, इसलिए कि हम शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं आरटी एक्ट के अनुसार, क्योंकि हम शिक्षा तो वहां मातृभाषाओं में दी जाएगी। और
और हमारी मातृभाषा राजस्थानी 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, इसलिए हमारी मजबूरी है। तो अब चूंकि उस समय तो ये व्यवस्था थी नहीं, अब ये व्यवस्था आ गई है कि आप घर की भाषा में भी शिक्षा दे सकते हैं। तो अब ये मांग ऐसे लोगों की आ जाएगी बड़ी संख्या में जो कहेंगे कि भोजपुरी, अवधी, ब्रजी, छत्तीसगढ़ी के माध्यम से शिक्षा दीजिए। छत्तीसगढ़ में तो छत्तीसगढ़ी राजभाषा भी है, जबकि इन सारे जगहों पर हिंदी माध्यम से शिक्षा दी जाती रही है। तो नई शिक्षा नीति के माध्यम से एक नए तरह का धर्म संकट हमारे सामने खड़ा हो जाएगा, क्योंकि हम मानते हैं कि बड़ी संख्या में लोग होंगे, अब भी हमारे समाज में हैं, जो चाहते हैं कि हिंदी माध्यम से शिक्षा दी जाए। तो इस नई शिक्षा नीति में हिंदी का कहीं कोई जिक्र नहीं है। मैं इसी अवसर पर यह कहना चाहता हूं कि इस पूरे शिक्षा नीति को, ये मेरे सामने अब भी है, मैंने निकाल करके रखा हुआ है, ये सब मैंने देख लिया। इस पूरी शिक्षा नीति के प्रारूप में कहीं न तो नेशनल लैंग्वेज, न तो राष्ट्रभाषा शब्द का प्रयोग किया गया है, और न तो कहीं राजभाषा का। राष्ट्रभाषा तो मान लीजिए हमारे देश के संविधान में है नहीं, हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, कोई भी नहीं है। लेकिन संविधान के अनुसार हिंदी राजभाषा तो है, राजभाषा का भी कहीं कोई जिक्र नहीं है। तो ये नए तरह का संकट, जहां हिंदी की कोई चर्चा नहीं की गई है, वो इसमें आ गया है। इसमें हिंदी को छोड़ करके बाकी सारी चर्चा की गई है। दूसरी चीज इसमें यह है कि 4.13 ये जो त्रिभाषा फार्मूला है, इसमें इस त्रिभाषा फार्मूले में इसके पहले मैंने कोठारी, जिसकी चर्चा हमारे आदरणीय प्रेमपाल शर्मा जी ने किया, जो वो नई जो शिक्षा नीति कोठारी आयोग के ने रखी थी, लाई थी, उस कोठारी समिति में जो शिक्षा नीति थी उसमें भी त्रिभाषा फार्मूला था, उसमें बिल्कुल स्पष्ट था। उसका भी वो हिस्सा मेरे पास है। उसमें स्पष्ट कहा गया था त्रिभाषा फार्मूले में कि द 3 लैंग्वेज फार्मूला which includes the study of modern Indian language, preferably one of the southern language apart from Hindi and English in the Hindi speaking state। यानी क्लियर कहा गया है कि हिंदी स्पीकिंग जो स्टेट है, हिंदी भाषी जो राज्य हैं, उसमें वह हिंदी के साथ अंग्रेजी रखेंगे और साथ ही साथ एक दक्षिण की कोई भाषा चुनेंगे, ऐसा करेंगे हम। और जो दूसरे जो अहिंदी भाषी क्षेत्र के जो लोग हैं, वो लोग अपने यहाँ की क्षेत्रीय भाषा रखेंगे, अपनी भाषा रखेंगे, एक अंग्रेजी रखेंगे और एक जो है हिंदी रखेंगे जो राजभाषा के रूप में है। एंड द हिंदी along with the regional language and English in the non-Hindi speaking states। अब ये जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स और हिंदी स्पीकिंग स्टेट दोनों के लिए स्पष्ट रूप से वहां आधार था। हमारे जो इस नई शिक्षा नीति में कहा गया है कि इसमें त्रिभाषा फार्मूला बिल्कुल स्पष्ट ही नहीं है। इसमें यह बताया गया है, इसमें संस्कृत पर ज्यादा जोर दिया गया है। इस त्रिभाषा फार्मूला जो है वो 4.13 पर है। ये हम आपको बता दें, इसमें हाँ, इसमें लिखा हुआ है त्रिभाषा फार्मूले के में कि त्रिभाषा फार्मूले को लागू किया जाता रहेगा, लेकिन हालांकि अब ये संशोधन है पहले से, हालांकि 3 भाषा के इस फार्मूले में काफी लचीलापन रखा जाएगा और किसी भी राज्य पर कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी। यानी जहां स्पष्ट रूप से निर्देश था कि दक्षिण के लोग हिंदी सीखेंगे और हम दक्षिण की कोई भाषा सीखेंगे, और इस तरह से राष्ट्रीय एकता के लिए हिंदी को एक लिंक लैंग्वेज के रूप में, संपर्क भाषा के रूप में विकसित करने की बात थी, वहां इसमें स्पष्ट कहा गया है कि त्रिभाषा फार्मूले के नाम पर हम किसी पर कोई भाषा नहीं थोपेंगे। आपका अब तक का इतिहास भाषा के आंदोलन का आप सब जानते होंगे। भाषा थोपने की बात जब भी आती है तो वह केवल हिंदी के संबंध में ही आती है और किसी भाषा को थोपने की बात नहीं की जाती है।
तमाम सरकारें, हमारे उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उसने भी पिछले दिनों अंग्रेजी माध्यम के स्कूल कन्वर्ट कर दिए, बदल दिए बहुत सारे, 5,000 स्कूल। तो ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं, जो इसमें कहा गया है छोटे बच्चों से उनकी मातृभाषा की जगह पर अंग्रेजी माध्यम लागू करने, जो लागू हो रहा है, ये उनके बच्चों से उनकी मातृभाषा छीन लेना, इससे बड़ी क्रूरता मुझे नहीं लगता है कोई दूसरी हो सकती है। ये शुद्ध क्रूरता है, बच्चों से उसकी मातृभाषा छीन, अपनी भाषा छीन लेना। तो यहां अंग्रेजी थोपी जा रही है जगह जगह, जिसकी चर्चा अभी हमारे पहले के वक्ताओं ने की, किस तरह से अंग्रेजी हमारे ऊपर थोपी जा रही है। लेकिन इसको थोपा जाना कोई नहीं कहता, सभी लोग कहते हैं कि भाषा थोपी नहीं जाएगी। और हिंदी की बात पिछले बार थी, इसके पहले जिसकी चर्चा प्रेमपाल जी ने किया, कि शुरू में मामला आया था हिंदी की बात, तो दक्षिण के लोगों ने विरोध किया और यह मामला हटा लिया गया। अब स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि हिंदी का जिक्र ही नहीं है पूरे में इसमें। इतना ही नहीं, अब इस आधार पर कल्पना कीजिए कि अगर गुजरात में हमको त्रिभाषा फार्मूला लागू करना हो, तो हम हिंदी को छोड़ करके कोई भी 3 भाषा लागू कर सकते। हम वहां गुजराती पढ़ेंगे, अंग्रेजी पढ़ेंगे, संस्कृत पढ़ेंगे। संस्कृत पर ज्यादा जोर दिया गया है, संस्कृत पर जोर देना बहुत जरूरी है, बहुत अच्छी बात है। हमारी समूची सांस्कृतिक विरासत संस्कृत में है, लेकिन संस्कृत हिंदी का विकल्प नहीं हो सकता। यहां हिंदी की जगह संस्कृत को रखा गया है, हिंदी का विकल्प संस्कृत हरगिज नहीं है। तो वहां पर अगर संस्कृत, गुजराती और अंग्रेजी ले लें, महाराष्ट्र में मराठी अंग्रेजी संस्कृत ले लें, या कोई दूसरी भाषा ले लें, जर्मन ले लें, कुछ भी ले लें, तो वह त्रिभाषा फार्मूला हो जाएगा। यानी जो इसके पहले हमारे यहाँ जो अधिकार बने मिले हुए थे हमको, जो कोठारी, जो शिक्षा नीति 1964-68 में आई थी, 66-68 में कोठारी कमीशन द्वारा जिसकी चर्चा की गई, उसमें तो स्पष्ट रूप से बात कही गई है, हिंदी की बात कही गई है, हिंदी का जिक्र है इसमें, बाकायदा हिंदी नाम दिया हुआ है। इसमें कहा गया है कि एवरी एफर्ट शुड बी मेड टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ हिंदी। हिंदी के विकास के लिए हर तरह के प्रयास किए जाने चाहिए, किए जाने होंगे, इन डेवलपिंग हिंदी एज द लिंक लैंग्वेज। अब ये लिंक लैंग्वेज में हिंदी को डेवलप करने की बात वहां कही गई है, और वहां यह भी कहा गया है कि हिंदी के स्वरूप को ऐसा बनाना चाहिए, हमें बनाना होगा कि वह जो कंपोजिट कल्चर है, सामासिक संस्कृति जो भारत की है, उस सामासिक संस्कृति को व्यक्त करने की क्षमता हिंदी में आए, ऐसी हिंदी के हमें बनानी पड़ेगी। तो इस जो कोठारी, जो पिछली हमारी शिक्षा नीति थी, उसमें रीजनल लैंग्वेज के बारे में स्पष्ट रूप से निर्देश है। उसमें घर की भाषा, क्षेत्रीय भाषा, ये सब भाषा की चर्चा नहीं है। उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है रीजनल लैंग्वेज की मतलब जितने राज्य हैं, जितनी भाषाएं हैं, 8वीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं का जिक्र है, और 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं के माध्यम से पढ़ाई होनी चाहिए, इस तरह की बात का जिक्र है। लेकिन इसमें वो सारे मुद्दे हटा दिए गए हैं, और राजभाषा शब्द का तो पूरे इस प्रारूप में हमारे आने वाली पूरी पीढ़ी के लिए ये शिक्षा नीति तैयार की जा रही है। और कहा जाता है कि किसी देश की जबान होती है उसकी राजभाषा, उसकी राष्ट्रभाषा, और उस राजभाषा के कहीं जिक्र तक ना हो, चर्चा तक ना हो, और हम उस सरकार से जिससे हम सबसे ज्यादा उम्मीद करते रहे हैं, इसी सरकार के हमारे पहले के जो अटल बिहारी वाजपेयी संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी बोल कर आए, अगर ये नहीं करेंगे तो हम किससे उम्मीद करेंगे। तो यहाँ दुखद ये है कि इसमें न तो राजभाषा की चर्चा है, न तो लिंक लैंग्वेज, संपर्क भाषा जैसी किसी भाषा का जिक्र है, और नहीं तो स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा। अब आप बताइए कि सारे हिंदी भाषी क्षेत्र में, हिंदी भाषी क्षेत्र की स्थिति दूसरे क्षेत्रों से कई अर्थों में भिन्न है। इस अर्थ में भी भिन्न है कि ये पूरा का पूरा हिंदी भाषी क्षेत्र जिसको कहते हैं, जो हमारा संविधान भी मानता है, इस हिंदी भाषी क्षेत्र को हम क श्रेणी में रखते हैं, संविधान रखता है क ख ग श्रेणी में बांटा गया है, और हिंदी बेल्ट कहा जाता है, उसको क श्रेणी में मानता है, और वहां खड़ी बोली हिंदी माध्यम से शिक्षा दी जाती है।
यहाँ की स्थिति द्विभाषिक स्थिति है, इस चीज को समझना चाहिए। यानी हम सब के सब हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग अपने घरों में, अपने यहाँ जाकर के गांव में भोजपुरी, मगही, छत्तीसगढ़ी, अवधी, ब्रजी, बुंदेलखंडी यही सब बोलते हैं। लेकिन पढ़ने का सारा काम, औपचारिक रूप से सारा काम, चिट्ठी लिखने का काम, कुछ भी लिखने का काम हम खड़ी बोली हिंदी में करते हैं। इसी के नाते हिंदी की ताकत भी है, इसी के नाते हिंदी की जनसंख्या भी बनती है, इसी के नाते हिंदी राजभाषा के रूप में बनी भी। अब अगर इस तरह से एक नई समस्या जो खड़ी कर दी गई है, क्योंकि हिंदी का नाम हटा करके यहाँ जो 4 चीजों का जिक्र कर दिया गया है कि स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा, घर की भाषा और लोकल लैंग्वेज, ये जो मातृभाषा, तो इस तरह से एक नई समस्या पैदा कर दी गई है जो बहुत गंभीर समस्या है। तो इस शिक्षा नीति में जो मुझे दिखाई देता है कि एक तो जो चीजें पहले थी, यानी हम सब जानते हैं, आप लोगों ने बिल्कुल ठीक कहा पहले के लोगों ने, मैं थोड़ा सा संशोधन केवल ये करूंगा कि 80 नहीं बल्कि 90 के बाद ये जो वैश्वीकरण आया और उसके बाद ये तेजी से बदलाव आया। मैंने खुद, हम जब पढ़ते थे तो दर्जा 6 से हम ABCD पढ़ते रहे हैं। मुझे लगता है कि सारे हिंदी बेल्ट में यही चलता था, क्योंकि बहुत सारे लोगों से मैंने पूछा कि आपने ABCD कब से पढ़ी है अंग्रेजी, तो लोग कहते हैं दर्जा 6 से। 5 तक हम मातृभाषाओं में शिक्षा लेते थे, यानी इसमें कोई नई बात नहीं है। मातृभाषाओं में शिक्षा पहले से ली जाती थी, बल्कि कोठारी कमीशन में तो ये जोर दिया गया कि इसमें तो कहा गया है कि इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात है, द रीजनल लैंग्वेज आर ऑलरेडी इन यूज एज मीडिया ऑफ एजुकेशन एट द प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टेज। आप देख लीजिए, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज शीर्षक के भीतर है, उसमें कहा गया कि द रीजनल लैंग्वेज आर ऑलरेडी इन यूज एज मीडिया ऑफ एजुकेशन एट द प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टेज। प्राइमरी और सेकेंडरी स्टेज में तो ऑलरेडी है वो। Urgent steps should now be taken to adopt them as media of education at the university stage। यानी वहां विश्वविद्यालय स्तर में हमें स्थानीय भाषाओं को ले जाने के लिए प्रयास करने पड़ेंगे, तत्काल कदम उठाने चाहिए विश्वविद्यालयों में मातृभाषाओं को ले जाने के लिए, रीजनल लैंग्वेज को ले जाने के लिए। यानी वहां ये पहली और सेकेंडरी स्टेज की तो बात ही नहीं हो, तो कहते हैं कि हमारे यहाँ पहले से है। हम विश्वविद्यालय में, हायर एजुकेशन में कैसे हम रीजनल लैंग्वेज को ले जाएं, मातृभाषाओं को ले जाएं, जो क्षेत्रीय भाषाओं को ले जाएं रीजनल लैंग्वेज यूनिवर्सिटी स्टेज में। यानी ये वहां प्रस्ताव है, उसमें स्पष्ट कहा गया है कि हमें अर्जेंट रूप से इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। दुखद ये है कि वहां तो इसमें अघोषित रूप से कह दिया गया है कि अंग्रेजी जाएगी ही आगे। अब अंग्रेजी आगे आएगी तो कौन सा ऐसा अभिभावक, ऐसा बेवकूफ है जो अपने बच्चे को पहले से ही अंग्रेजी नहीं पढ़ाएगा? जब उसको पता है कि अंग्रेजी आने वाली है तो पढ़ाएगा ही। और जिसकी तरफ चर्चा विस्तार से की गई कि अब जिस जमाने में हम हैं वहां तो शिक्षा पूरी तरह से व्यापार है, और ये पूरी तरह से व्यापार भी किस अर्थ में है? ये इस अर्थ में है कि हमारे संविधान में, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, सामने हमारे हाथ में है, इसमें शुरू में ही जो संकल्प है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसी में कहा गया है इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। यानी हमारे देश के नागरिकों को अपॉर्चुनिटी का भी जो इक्वलिटी होनी चाहिए, यानी अवसर की समानता, सबको अवसर मिले। अब जिसकी तरफ संकेत किया प्रेमपाल शर्मा ने, सबको अवसर आज भी नहीं मिल रहा है, आने वाले दिनों में तो और भी नहीं मिलेगा। सबको अवसर का मतलब गांव में जो दबी हुई प्रतिभाएं हैं, उन प्रतिभाओं को आप मुख्य धारा में लाएंगे तो आपको कॉमन एजुकेशन सिस्टम, कॉमन स्कूल सिस्टम, ये पिछले जो शिक्षा नीति है उसमें दिया हुआ है कि हमें सामान्य कॉमन स्कूलिंग सिस्टम की तरफ बढ़ना चाहिए, एक जैसे स्कूल होने चाहिए। हमारे देश में क्यों नहीं हो सकते केंद्रीय विद्यालय जैसे विद्यालय बड़ी संख्या में? अगर 6% रखा गया है
6% तो पहले भी था, 6% कभी यूज नहीं हुआ। जीडीपी का 4% से ज्यादा कभी प्रयोग ही नहीं किया गया। अगर 6% ही हमें इसमें इस्तेमाल करें तो हम जगह जगह केंद्रीय विद्यालयों जैसे विद्यालय बना सकते हैं, बड़ी संख्या में बना सकते हैं। चीन से लौटकर आने वाले लोगों ने, कई लोगों ने इसमें, जेएस राजपूत को भी मैंने सुना था एक बार कलकत्ते में उनका भाषण, उन्होंने कहा था कि चीन में हर गांव का सबसे सुंदर भवन वहां का विद्यालय होता है। इस तरफ ध्यान जहां दिया जाना चाहिए, जहां समूची शिक्षा मातृभाषाओं के माध्यम से, मातृभाषाओं का मतलब मेरा जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, जो मानक भाषा है, मातृभाषाएं जो मानक भाषा है जिसके माध्यम से शिक्षा दी जा सकती है। मैं भोजपुरी को मानक नहीं मानता, क्योंकि मैं मानता हूं कि गोरखपुर की भोजपुरी दूसरी है, बलिया की भोजपुरी दूसरी है, छपरा की भोजपुरी दूसरी है, बनारस की भोजपुरी दूसरी है। एक इसका कोई मानक रूप नहीं बन पाया है हमें। तो जो मानक भाषाएं हैं, उन मानक भाषाओं के माध्यम से शिक्षा होनी चाहिए और पूरी शिक्षा होनी चाहिए। जहां ये अगर इस तरह का होगा तो स्वाभाविक रूप से कोई असुविधा नहीं होगी। तो जहां सबको समानता का अवसर मिलना चाहिए हमारे संविधान में, वहां शिक्षा को ही किस तरह से बांट दिया गया है। और जब भाषा ही नहीं रहेगी, जब मातृभाषाओं की इस तरह से उपेक्षा की जाएगी, तो जाहिर है कि अंग्रेजी का वर्चस्व, तो हमें लड़ना तो अंग्रेजी से है। अच्छा, मैंने जो देखा है, जो 2011 का जो सेंसस रिपोर्ट है उसमें लिखा गया है, आप देख लीजिए, सब कुछ अवेलेबल है। उसमें 98.02% अंग्रेजी भाषी हैं इस देश में, 0.02%। इसका मतलब 99.8% भारतीय भाषाएं बोलते हैं लोग। अब उसमें 53 करोड़ लोग जो है केवल हिंदी भाषी हैं, आधी जनसंख्या हिंदी बोलती है। यानी 0.02% लोग, जिनकी पूरी संख्या 2,60,000 है, ये हमारे सेंसस रिपोर्ट में है, ये लोग हमारे देश की 99.8% लोगों पर शासन कर रहे हैं जो भारतीय भाषाएं बोलते हैं। ये जो भारतीय भाषाएं बोलने वाले लोग हैं, इसमें समस्या केवल हिंदी के सामने नहीं है। कलकत्ते में केवल हिंदी माध्यम के स्कूल ही नहीं टूट रहे हैं, बांग्ला माध्यम के स्कूल भी टूट रहे हैं। तो यहां जरूरत सारी भारतीय भाषाओं को जुड़ने की है, क्योंकि हमारी लड़ाई मुख्यतः अंग्रेजी के वर्चस्व से है। तो जब तक हम सभी जुड़ेंगे नहीं, तब तक ये मामला उठा नहीं सकते। और असल में जो मुख्य मुद्दा है, मैं जिसकी तरफ संकेत करना चाहता हूं, वही मुद्दा है कि हमें असल में जब तक जन आंदोलन के रूप में चीजें नहीं आएंगी, सरकार चाहती है, ये अंदाज हमको है, मुझे लगता है कि अगर ये सरकार नहीं चाहेगी तो कौन सी सरकार चाहेगी। ये लोग हिंदी में सारी बातें कहते हैं, हिंदी की वकालत करते हैं, लेकिन जनता का दबाव ठीक से नहीं हो पाता। ये जन आंदोलन के रूप में उभरना चाहिए, बड़ी संख्या में लोगों को आंदोलन करना चाहिए कि नौकरियां भारतीय भाषाओं के माध्यम से सृजित कीजिए। मैं पूछता हूं कि कलकत्ता हाई कोर्ट में केवल अंग्रेजी क्यों चलेगी, क्यों नहीं बांग्ला चलनी चाहिए। हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट से लेकर के 25 में से 21 हाई कोर्टों में एक भी भारतीय भाषा नहीं चलती है, केवल और केवल अंग्रेजी है। अब कोई आदमी हिंदी माध्यम से या बांग्ला माध्यम से एलएलबी की परीक्षा क्यों देगा, क्यों पढ़ना चाहेगा। तो लड़ाई हमारी इन सब चीजों को लेकर के होनी चाहिए मिल करके, कि कलकत्ता हाई कोर्ट में अंग्रेजी के साथ साथ बांग्ला भी आए। अंग्रेजी मत हटाओ, ठीक है, लेकिन बांग्ला को भी लाओ। गुजरात हाई कोर्ट में गुजराती भी लाओ अंग्रेजी के साथ साथ। अगर गुजराती में भी वहां वकालत होगी, वहां जजमेंट आएगा, तो लोग गुजराती भी पढ़ेंगे, बांग्ला भी पढ़ेंगे। अगर बांग्ला पढ़ेंगे, मराठी पढ़ेंगे, गुजराती पढ़ेंगे, तो हिंदी अपने आप समृद्ध होगी। यानी हिंदी का पूरा संविधान में भी धारा 351 का उल्लेख किया गया है, पिछले शिक्षा नीति में, कोठारी कमीशन वाली, इसमें कहीं कोई धारा का उल्लेख नहीं। उसमें कहा गया है स्पष्ट कि हिंदी को एक लिंक लैंग्वेज के रूप में डेवलप की जानी चाहिए, लेकिन यहां तो हिंदी की चर्चा ही नहीं है। मुझे सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि पूरे इस
जो हिंदी में 107 पेज का प्रारूप है, इसमें न तो कहीं राजभाषा का जिक्र है और न तो कोई हिंदी का जिक्र है इस रूप में, जिस रूप में तो राष्ट्रभाषा का जिक्र है। तो इस तरह से जिस तरह से उपेक्षा की गई है, इसको लेकर के मुझे लगता है कि हम सब लोगों को जागरूक होना चाहिए, क्योंकि पिछले दिनों लंबे समय से हम देख रहे हैं इसमें केवल गुण गाया जाता रहा है कि मातृभाषाओं के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा दी जा रही है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ये नई बात तो है नहीं, ये तो पहले से है। इसमें नया क्या हुआ? नया यही हुआ केवल कि हमने शिक्षा को व्यापारियों के हाथों में सौंप दिया है। अब ये बिल्कुल ठीक है कि व्यापार केवल अंग्रेजी के बलबूते पर चल रहा है। अगर अंग्रेजी रहेगी तो व्यापार चलेगा, अंग्रेजी हटा दीजिए व्यापार बंद हो जाएगा। तो वेयर एवर पॉसिबल जो शब्द कहा गया है 2 बार वाक्य के पहले और बाद में भी, यथासंभव, जहां तक संभव हो, तो निश्चित रूप से जो व्यापार करते हैं अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा का, वो कभी नहीं चाहेंगे कि कोई भी भारतीय भाषा आए, क्योंकि उनको एक व्यापारी को सिर्फ और सिर्फ मुनाफे से जरूरत होती है और किसी चीज से उसको जरूरत नहीं होती है। उसको देश नहीं बनाना है, उसको मुनाफा कमाना है। तो हमें या तो इस तरह के परिवर्तन होने चाहिए, नहीं तो जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संभवतः 2015 की बात है कि एक फैसला सुनाया था कि राष्ट्रपति से लेकर के छोटे से छोटे चपरासी तक के भी जो लोग हैं, जितने एमपी एमएलए सारे लोग हैं, जो भी सरकारी खजाने से सैलरी पाता है, उनके बच्चे सरकारी विद्यालयों में ही पढ़ेंगे। इसका प्रावधान होना चाहिए। उस फैसले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अगर ऐसा हो जाए, कल्पना कीजिए, तो सरकारी विद्यालयों की दशा सुधरते देर नहीं लगेगी। भूटान, बगल में भूटान है, वहां के बारे में मुझे पूरी तरह से पता है कि वहां भी सरकारी विद्यालयों के साथ साथ प्राइवेट विद्यालय हैं, लेकिन सरकारी विद्यालयों में जिनकी भर्ती नहीं होती है बच्चों की, वही अपने बच्चों को प्राइवेट विद्यालयों में भेजते हैं। वहां राज परिवार के बच्चे भी सरकारी विद्यालयों में पढ़ते हैं और बहुत अच्छी शिक्षा व्यवस्था है, भूटान जैसा छोटा सा देश। तो कोई पहल जब तक इस तरह की नहीं होगी, तब तक हमारे देश की जो बड़ी आबादी है, जिनको हम संविधान में जो अधिकार दिया गया है, उसकी सीधे हम उपेक्षा कर रहे हैं। अवसर की समानता उनके पास नहीं है। आने वाले दिनों में, मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं, आने वाले दिनों में निश्चित रूप से ये जो ज्ञान है, ये थोड़े से लोगों के हाथ की चीज बन के रह जाएगा। ज्ञान का सामाजिकरण होना चाहिए। ज्ञानी जो बुद्धिजीवी है और जो गांव का आदमी है, इन दोनों के बीचों में ज्ञान का विस्तार होना चाहिए। आम लोगों में भी ज्ञान की पहुंच होनी चाहिए। अगर ऐसा ही रहा तो ज्ञान बहुत थोड़े से लोगों के हाथ में सिमट के रह जाएगा। और अपने बच्चों पर तो जितना हम अत्याचार कर रहे हैं, वो तो अद्भुत है। आप जानते हैं, हम बार बार कहते हैं कि आदमी चाहे जितनी भी भाषाएं सीख ले, किंतु सोचता है अपनी भाषा में। हमारे बच्चे दूसरे की भाषा में पढ़ते हैं आज भी, फिर उसको अपनी भाषा में ट्रांसलेट करके सोचते हैं, और फिर लिखने के लिए दूसरे की भाषा में ट्रांसलेट करना पड़ता है। हमारे बच्चों के जीवन का बड़ा हिस्सा दूसरे की भाषा सीखने में चला जाता है। इस शिक्षा नीति में बहुत सारी बातें कही गई हैं। तो हमारे यहाँ तमाम सारे जो ऋषि महर्षि हैं, बड़े बड़े जो सुश्रुत हैं और आर्यभट्ट हैं और चाणक्य हैं, सबका जिक्र है। नालंदा तक्षशिला का जिक्र है और आज की सभ्यताओं का जिक्र है, ग्रीस का जिक्र है, अमेरिका और जापान और क्या नाम है, दक्षिण कोरिया, सबका जिक्र है। और ये बताया गया है कि सारी जगह बहुत विकास हो रहा है। लेकिन ये नहीं कहा गया है कि सारा का सारा विकास जो हुआ है वो इसीलिए हुआ है कि वो अपनी भाषाओं में पढ़ते थे। सारी शिक्षा हमेशा हमारी अपनी भाषाओं में होती रही है। दूसरे की भाषा में हम कभी मौलिक चिंतन नहीं कर सकते, हम केवल नकलची पैदा कर सकते हैं। तो हम नकलची आज भी पैदा कर रहे हैं, आने वाले दिनों में भी नकलची ही पैदा करेंगे। वरना छोटा सा देश इजराइल जैसा देश, जिसकी कुल आबादी केवल 80 लाख है, 83 लाख है, वहां 11 नोबेल पुरस्कार पाने वाले वैज्ञानिक हैं, और हम कहाँ हैं? तो ये जो है, जबकि हिब्रू जैसी भाषा, सबसे पुरानी भाषा को उन लोगों ने डेवलप किया, बढ़ाया। हमारे दुनिया की जितनी भी महाशक्तियां हैं, सब की सब अपनी भाषाओं में पढ़ती हैं। लेकिन आज हम
बचपन से ही दूसरे की भाषा अपने ऊपर लाद चुके हैं, जबकि इस तरफ लगातार लोगों ने आगाह किया है, गांधी जी हो, टैगोर हो, जितने लोगों ने आगाह किया है कि नहीं होना चाहिए, फिर भी इसको और बढ़ चढ़ करके, इसमें ऐसा नहीं कि चिंता नहीं है, चिंता है, लेकिन यह मुनाफा कमाने वालों के हित को ध्यान में रख करके, क्योंकि शिक्षा व्यापार है और इसमें है कि विदेशी विश्वविद्यालयों को भी लाया जाएगा, तो विदेशी विश्वविद्यालय आएंगे हमारे यहाँ तो हिंदी और बांग्ला में शिक्षा नहीं देने वाले हैं, वो जाहिर है कि मुनाफा कमाने के लिए आएंगे और मुनाफा कमाने के लिए ही शिक्षा को छोड़ दिया गया है। मैं ये बात कह करके खत्म करूंगा कि शिक्षा भी हमारा अधिकार है और आरटीई इसीलिए कानून लाया गया था इसके पहले, उस पर इसमें भी जोर दिया गया है। लेकिन जब हमारे लिए कोर्ट कचहरी सबके लिए जैसे खुले हुए हों, अमीर हो गरीब हो वही उसी कोर्ट में जाएगा, उसी थाने में जाएगा, जैसे कोर्ट कचहरी सबके लिए खुले हैं, जैसे थाने सबके लिए खुले हैं, उसी तरह से शिक्षा के मंदिर भी सबके लिए खुले होने चाहिए, सबको समान अधिकार होना चाहिए वहां जाने के लिए। मैं ये मांग करता हूं इसके माध्यम से, और यही हमारी लड़ाई होनी चाहिए। मैंने अपनी बातें कह दी, मोटी मोटी बातें। मुझे लगता है कि आगे और भी अगर जो हमारे एक वक्ता और हैं वो बोलेंगे, लेकिन कुछ सवाल जरूर आएंगे, क्योंकि यहाँ जो भी श्रोता हैं, जो सुन रहे हैं लोग, ये अपनी भाषा से जुड़े हुए लोग हैं और सब भाषा के बारे में बहुत गंभीर श्रोता हैं, ये सामान्य लोग नहीं हैं। तो सवाल निश्चित रूप से भविष्य बाद में आएंगे और जब प्रश्न आएंगे तो उस पर हम लोग और भी चर्चा करेंगे। मैं